हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं कहानी का तीसरा भाग। उम्मीद है कहानी के दोनों भाग आप देख चुके होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिए। मुकुल जैसे ही दिव्या को उसके कमरे में छोड़कर जाने लगा, वैसे ही दिव्या ने मुकुल का हाथ पकड़ लिया और बोली, मुकुल, आज आपकी वजह से मैं सही सलामत अपने घर वापस आई हूँ। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं वह दरिंदे मेरे साथ क्या करते। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहती। अगर आज आप सही समय पर नहीं आते तो वह लोग। इतना कहते कहते दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। अभी तक दिव्या, जो कि बहुत हिम्मत करके खुद को संभाल रही थी, जब उसने सोचा कि अगर सही समय पर मुकुल उसे बचाने के लिए नहीं पहुंचता तो क्या होता, यह सब सोच सोच कर ही दिव्या की रूह कांप रही थी और वह अपने आंसुओं पर काबू न रख सकी। दिव्या को यूं रोता हुआ देखकर मुकुल उसे चुप कराने लगा और बोला, जो नहीं हुआ आप उसको लेकर क्यों परेशान होती हैं। जब तक मैं हूँ आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। मुकुल एकटक दिव्या की ओर देखे जा रहा था। दिव्या के आंसू पोंछते हुए मुकुल ने कहा, अब बहुत हुआ, अब रोने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। वैसे आप मुझे यह बताओ कि यह सब हुआ कैसे, और जब मैं आपसे इतने दिनों से सच जानने की कोशिश कर रहा था कि आप परेशान क्यों हैं, तो आपने मुझे कुछ भी बताया क्यों नहीं? क्यों मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया आपने? और वहाँ अकेली आप क्या सोचकर चली गईं? मैंने वहाँ पर आपसे कुछ नहीं कहा क्योंकि आप पहले से ही इतनी परेशान थीं। पर सच में गुस्सा तो मुझे आप पर बहुत आ रहा था। उन लोगों ने चाहे जो भी किया, पर आपने एक बार भी मुझे इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। अरे कम से कम किसी को तो कुछ बताया होता। कुछ नहीं तो मुझे एक दोस्त समझकर ही अपनी परेशानी मेरे साथ बांट लेती, पर नहीं, आप तो बिना बताए वहां अकेली पहुंच गईं। अब जिस बात को सोचकर आप इतनी परेशान हो रही हैं, अगर सही समय पर मैं नहीं पहुंचता तो क्या होता? वह तो शुक्र है भगवान का कि मुझे आप सही समय पर दिखाई दे गईं, वरना न जाने क्या होता। दिव्या खुद भी इसी बात को लेकर बहुत परेशान थी और रोए जा रही थी। मुकुल ने सांत्वना देते हुए दिव्या को गले लगा लिया और बोला, कोई बात नहीं है, अब आप परेशान मत होइए और इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। जो भी होगा सब देखा जाएगा, और वैसे भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अभी आप बस आराम कीजिए, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। दिव्या मुकुल के गले लगकर बस रोए जा रही थी और मुकुल भी बस उसे शांत कर रहा था। फिर मुकुल ने खुद को संभाला और दिव्या को खुद से दूर किया, क्योंकि दिव्या को अपने इतना करीब पाकर वह शायद अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। दिव्या को शांत कराकर और सुलाकर वह वहां से चला गया और अपने कमरे में जाकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। इधर दिव्या सोच रही थी कि वह अपनी सास को सब कुछ बता दे। अपने पति को उसने सब कुछ बताने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह तो पता नहीं कि किस दुनिया में व्यस्त था कि उसके पास अपनी पत्नी के लिए थोड़ा भी समय नहीं था। और दिव्या समझ ही नहीं पा रही थी कि वह आखिर किस गुनाह की सजा भुगत रही है। जिन लोगों ने यह सब किया है, वह आखिर यह सब क्यों कर रहे हैं? और वह सब बातें जो उसने होटल के उस कमरे में बाथरूम में बंद होकर सुनी थीं, आखिर कौन था वह आदमी जो उन गुंडों से फोन पर अपना काम कराने के लिए कह रहा था? उन गुंडों की बातों से तो यह तो पता चल रहा था कि यह सब वह खुद नहीं कर रहे हैं, कोई और है जो उनसे यह सब काम करवा रहा है। दिव्या यह सब सोचती रही और वह चाहकर भी उस कमरे के दृश्य को नहीं भुला पा रही थी, जब वह असहाय सी बेड पर पड़ी हुई थी और उसके आसपास जानवरों की तरह वह चार चार गुंडे
उसे घेर कर खड़े हुए थे और किसी भूखे भेड़िए की तरह वह राक्षस दिव्या पर टूट पड़ा। यदि सही समय पर मुकुल नहीं पहुंचता तो न जाने आज क्या हो जाता। दिव्या यह सब सोच सोच कर रोती रोती कब सो गई उसे पता नहीं चला। इधर उसकी सास आई तो वह दिव्या को आवाज लगाने लगी, दिव्या दिव्या। वह सोई हुई थी और उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मुकुल ने आवाज सुनी तो वह ऊपर से नीचे आया और बोला, हाँ मामी बताइए, आपको कुछ काम है क्या भाभी से? तब सरिता जी बोली, नहीं काम तो कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी चाय पीने का मन कर रहा है, इसीलिए आवाज लगा रही थी। अगर कुछ काम कर रही है तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लेती हूँ। सरिता जी अभी अभी बाहर से आई थीं तो वह अपने कमरे में जाकर अपने हाथ पैर धोकर बाहर आईं। इतनी देर में मुकुल ने सोचा कि वह दिव्या को एक बार देख ले कि वह ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। मुकुल जब दिव्या को उठाने लगा तो मुकुल ने पाया कि दिव्या को बहुत तेज बुखार है। मुकुल ने आवाज देकर अपनी मामी को बुलाया, मामी देखिए ना कितना तेज बुखार है दिव्या भाभी को। सरिता जी ने जब सुना कि दिव्या को बुखार है तो वह दिव्या के कमरे में पानी की पट्टियां लेकर पहुंची और दिव्या के सिर पर पानी में भिगोकर कपड़े की पट्टियां रखने लगीं और मुकुल डॉक्टर को बुलाने के लिए गया। थोड़ी ही देर में मुकुल डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर ने दिव्या को दवाई दी और चले गए। सविता जी सोचने लगी कि सुबह तक तो दिव्या बिल्कुल ठीक थी, अचानक बुखार कैसे आ गया। उन्होंने दिव्या को दवाई दी और दिव्या दवाई खाकर सो गई। सविता जी ने मुकुल से पूछा, मुकुल आज कुछ हुआ है क्या? दिव्या की तबीयत अचानक से खराब कैसे हो गई? तब मुकुल ने कहा, पता नहीं मामी, भाभी को होश आ जाए तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, हो सकता है कि थकान की वजह से उन्हें बुखार आ गया हो। सविता जी ने भी बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया और बोली, हाँ हो सकता है, चल तू अपनी भाभी का ध्यान रख, मैं जाकर खाना बना लेती हूँ। सविता जी किचन में खाना बनाने चली गईं और मुकुल दिव्या के पास बैठा था। दिव्या को बेहोशी की हालत में देखकर मुकुल का मन बैठा जा रहा था। वह जैसे तैसे खुद को समझाना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा दिव्या बेहोशी की हालत में भी बुरी तरह से डर रही है और अपने पति को बार बार पुकार रही है, डर के मारे दिव्या ने मुकुल का हाथ और कस के पकड़ लिया। उसके हाथ जो कि मुकुल ने अपने हाथों में पकड़े हुए थे, दिव्या ने और तेजी से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। मुकुल प्यार से दिव्या को शांत कराने लगा, लेकिन जिसे वह मन ही मन इतना पसंद करने लगा था, उसकी ऐसी हालत देखकर मुकुल खुद ही खुद को समझा नहीं पा रहा था। मुकुल की आंखों से आंसू बहने लगे कि दिव्या एक झटके के साथ अपनी आंखें खोलकर बैठ गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को अपने कमरे में पाकर उसने राहत की सांस ली। और इधर जैसे ही दिव्या ने अपनी आंखें खोली, मुकुल अपने आंसू छुपाने लगा। अपने आंसू पोंछते हुए मुकुल दूसरी तरफ चेहरा करके बैठ गया। आंसू पोंछकर दिव्या से बोला, क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो? बिल्कुल परेशान मत हो, मैं यहीं हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। यह कहते हुए उसने दिव्या को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे गले लगाते हुए बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कि तभी उसे एहसास हुआ कि दिव्या उसकी भाभी है और वह शायद अपनी मर्यादा न खो दे। दिव्या से दूर होते हुए मुकुल उसका सिर सहलाता रहा कि तुम सो जाओ, मैं तब चला जाऊंगा। एक तरफ उसका पति था जिसे अपनी पत्नी को देखने की भी फुर्सत नहीं थी, और एक तरफ मुकुल था जो दिव्या का इतना ध्यान रख रहा था। इधर दिव्या सोचने लगी कि जिस पल में उसे अपने जीवन साथी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भी वह उसके पास नहीं था। जब से शादी हुई है तब से उसे 2 पल भी उसने दिव्या से आराम से बैठकर बात नहीं की। यहाँ तक कि दिव्या ने जब फोन पर सच्चाई बताने की कोशिश की, अपने पति से अपना दुख बांटना चाहा,
तो उसने दिव्या को फिर से इग्नोर किया। बस माँ का हाल पूछा और अपना ख्याल रखना कहकर फोन काट दिया। उसने जब पहले कोशिश की उस समय भी उसके पति ने उसकी बातें सुने बिना ही उसका फोन काट दिया था। हर समय काम का बहाना लगाकर वह दूर भागता रहता था और दूसरी तरफ मुकुल था जो हर वक्त दिव्या का इतना ख्याल रखता था। अगर आज वह ना होता तो दिव्या किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। यहाँ तक कि उसकी सास, उसका पति जब उसे घर से धक्के मारकर सब कोई निकाल देते। आज मुकुल ने दिव्या की इज्जत ही नहीं बल्कि उसकी जान बचाई थी, क्योंकि ऐसे समय पर जब सबके साथ होते हुए भी दिव्या बिल्कुल अकेली थी, ऐसे समय में भी मुकुल ने बिना कुछ कहे उसकी बात को समझते हुए वक्त रहते उसे बचाया। वह सोचने लगी कि कैसे मुकुल ने उससे पहले भी कई बार पूछा था कि क्या हुआ है, पर दिव्या ने उसे नहीं बताया। शायद वह मुकुल पर उतना भरोसा नहीं कर पाती, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया। लेकिन अब दिव्या को मुकुल पर पूरा भरोसा था। इधर दिव्या ने अपने पति को फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश की और उसे फोन पर सब कुछ बताना चाहा, लेकिन उसके पति ने फिर से दिव्या को इग्नोर करते हुए उसका फोन काट दिया। अब दिव्या पूरी रात इस बात को सोच सोच कर रोती रही कि आखिर उसकी क्या गलती है, क्यों उसका पति उससे इतना खिंचा खिंचा सा रहता है। अगली सुबह जब सविता जी अपनी सहेलियों के साथ गई हुई थीं मंदिर में भजन करने के लिए, तब मुकुल दिव्या को साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा, क्योंकि अभी तक उन दोनों के अलावा यह बात किसी और को नहीं पता थी। मुकुल और दिव्या दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन गुंडों को पकड़ लिया है और आज शाम तक वह दिव्या के असली गुनहगार को भी पकड़ लेंगे। यह सुनकर दिव्या और मुकुल को भी राहत की सांस मिली और दिव्या अपने घर पहुंची। लेकिन जब तक दिव्या अपने घर पहुंची तो उसका पति वहां पहले से मौजूद था, जिसे देखकर दिव्या खुशी के मारे फूली न समाई और दौड़ती हुई अपने पति की तरफ बढ़ी। लेकिन यह क्या, उसके पति ने अपने हाथ के इशारे से उसे खुद से दूर कर दिया और दूर ही खड़े रहने को कहा। दिव्या सवालिया नजरों से जब उसकी ओर देखने लगी तब उसने कहा, तुम तो ऐसे अनजान बन रही हो जैसे कि कुछ जानती ही नहीं हो, और यह बात तुम्हें भी अच्छे से पता है और मुझे भी कि तुमने क्या किया है। तब दिव्या डरी सहमी हुई थी, अपने पति की ओर देखने लगी तो उसने बिना कुछ सोचे समझे दिव्या को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे दिव्या दूर जा गिरी। अभी तक उसे यह पता नहीं था कि दिव्या ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। उसने दिव्या को जैसे ही थप्पड़ मारा, दिव्या दूर जाकर गिरी। मुकुल ने दौड़कर दिव्या को उठाया और अपने भाई पर चिल्लाता हुआ बोला, क्या हुआ भैया, आप क्यों इन्हें मार रहे हैं, इन्होंने क्या किया है। तब दिव्या का पति विराट बोला, क्या किया है इसने, तू नहीं जानता कि इसने क्या किया है, पर अगर तू जानेगा तो तू भी वही करेगा जो मैं कर रहा हूँ। विराट ने अपना फोन निकाला और दिव्या की वही फोटोज जो उन गुंडों ने दिव्या को भेजी थीं। विराट अपने फोन में वह तस्वीर मुकुल को दिखाने लगा और बोला, यह देख कि इसने क्या किया है, जाने कहां कहां मुंह काला करवाती है, और फिर इसकी ऐसी हरकतों के बाद यह हमारे घर में रहने के लायक नहीं है। माँ ने भी जाने इसको कहां से पसंद कर लिया, जबकि मैंने उनसे पहले ही कहा था कि यह लड़की हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है, लेकिन माँ ने मेरी एक नहीं सुनी। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं, अपना सामान पैक कर और निकल जा यहाँ से, विराट गुस्से में चिल्लाया। दिव्या ने रोते हुए अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन विराट ने बिना कुछ समझे, बिना कुछ सुने कमरे में जाकर उसका बैग निकाला और उसका सामान पैक करने लगा। अब तक सविता जी भी कीर्तन से वापस आ चुकी थीं। उन्होंने यह सब देखा तो वे चौंक गईं और कहने लगी कि यह सब क्या हो रहा है विराट, आखिर तू यह सब क्या कर रहा है,
क्यों दिव्या को तू इस घर से निकाल रहा है? अरे उस बच्ची की क्या गलती है जो तू उसके साथ ऐसा कर रहा है? इस पर विराट ने अपनी माँ को भी दिव्या की वह फोटोज दिखा दी, जिन्हें देखकर दिव्या की सास भी दिव्या को मारने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही उन्होंने दिव्या को थप्पड़ मारना चाहा, वैसे ही मुकुल बीच में आ गया और बोला, मामी, इसमें इनकी क्या गलती है? यह सब तो किसी ने जानबूझकर किया है, इन्हें फंसाने के लिए। आप पूरी बात नहीं जानती मामी, इसीलिए आपको लग रहा है कि दिव्या ही गलत है। लेकिन अगर आप पूरी बात को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें दिव्या भाभी की कोई गलती नहीं है। लेकिन विराट ने मुकुल की एक न सुनी और अपनी बात को सही साबित करते हुए उसने दिव्या को त्रिया चरित्र ठहरा दिया और उसे अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मुकुल दिव्या को यूं परेशान और रोता हुआ देखकर खुद भी बहुत परेशान हो गया था। और जब सब लोगों ने दिव्या को घर से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया, तब मुकुल ने दिव्या को अपनी ही एक दोस्त के पास ठहरने के लिए कहा। मुकुल ने खुद ही जाकर दिव्या के रहने सहने का इंतजाम करवाया। इसके बाद अब तो दिव्या और मुकुल दोनों को ही केवल इस बात का इंतजार था कि कब वह दोषी पकड़ा जाए जिसने यह सब ड्रामा किया है। तभी उसी शाम मुकुल को पुलिस वालों ने फोन किया और फोन पर बताया कि उन्हें दोषी मिल गया है और उन्होंने मुकुल को सारी बात बता दी। मुकुल ने अपनी फ्रेंड को फोन किया और दिव्या को भी सुबह वक्त पर घर आ जाने के लिए कहा। अभी तक विराट अपने घर पर ही था। विराट आज ही अपने घर से निकल रहा था, लेकिन अभी तक निकला नहीं था कि तभी वहां पुलिस आ पहुंची। पुलिस को देखकर विराट और विराट की माँ दोनों घबरा गए, क्योंकि सविता जी को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और विराट इसलिए घबरा रहा था कि अचानक पुलिस घर पर क्या कर रही है कि तभी पुलिस वालों ने दिव्या और मुकुल को आवाज लगाई। मुकुल अपने कमरे से नीचे उतर कर आया और दिव्या भी पुलिस के आने के पीछे पीछे ही घर में आ गई। तब मुकुल ने कहा, जी इंस्पेक्टर साहब, आपने कहा था ना कि वह दोषी पकड़ लिया गया है, तो अब बताइए कि कौन है वह दोषी जिसने यह सब खेल खेला है? इंस्पेक्टर ने दिव्या से कहा। दिव्या, तुम्हारा पति कौन है? दिव्या ने विराट की तरफ इशारा कर दिया। अब तो विराट का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, क्योंकि वह बहुत ज्यादा डर रहा था। पर वह इतना ज्यादा क्यों डर रहा था, यह तो घर में कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि तभी जैसे ही इंस्पेक्टर विराट की तरफ बढ़ने लगा, विराट ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुकुल ने उसे पकड़ लिया। सविता जी तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन मुकुल ने अपने भाई को पकड़ा और उसे पकड़कर खड़ा हो गया। सविता जी जब पूछने लगी कि मुकुल यह सब क्या हो रहा है, यह लोग विराट को क्यों पकड़ रहे हैं, तब मुकुल ने कहा कि सर, आप प्लीज इन लोगों को सच्चाई बता दीजिए, क्योंकि यह गलतफहमी की वजह से एक मासूम को घर से बेघर कर दिया गया है। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने विराट को पकड़ते हुए कहा कि दिव्या, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना पति विराट है। यह सब इसी की सोची समझी साजिश थी। इसी ने उन गुंडों को पैसे देकर तुम्हारे साथ यह सब करने के लिए कहा था, पर इसने ऐसा किया क्यों, यह तो अब खुद ही बताएगा। विराट का कॉलर पकड़ते हुए इंस्पेक्टर बोला, अब आगे की कहानी तो खुद बताएगा या मुझे तेरी कुछ खातिरदारी करनी पड़ेगी। तब विराट कुछ नहीं बोला और जैसे ही इंस्पेक्टर ने उसे 2-3 थप्पड़ लगाए, विराट ने अपनी सारी सच्चाई अपने मुंह से उगल दी। विराट ने बताया कि दरअसल वह दिव्या को पसंद नहीं करता था, वह तो किसी और को पसंद करता था, लेकिन उसकी माँ ने जबरदस्ती उसकी शादी दिव्या से करा दी। अब दिव्या से पीछा छुड़ाने का उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने यह सब तमाशा किया ताकि दिव्या को त्रिया चरित्र साबित करके वह इस घर से बाहर फेंक सके और फिर जिसे चाहता था वह उससे शादी करके
उसे अपनी पत्नी बनाकर इस घर में ला सके, क्योंकि दिव्या की सास उसे ऐसे ही इस घर से जाने नहीं देती। इसलिए विराट ने यह सब तमाशा किया था। जब सविता जी को अपने बेटे की सच्चाई पता चली तो उन्हें भी खुद पर यकीन नहीं हुआ कि उनका बेटा ऐसा भी कर सकता है। एक पल के लिए वह अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़ी की खड़ी रह गईं। फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ी और विराट को थप्पड़ मारती हुई बोली, नीच इंसान, तेरी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना बेटा इतना घटिया होगा। तूने बस अपनी खुशी के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक मासूम लड़की की जिंदगी दांव पर लगा दी। अगर ऐसा था तो तूने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा कि तू किसी और से शादी करना चाहता है? मैं जबरदस्ती क्यों इस मासूम की जिंदगी बर्बाद करती? क्यों इसके माथे पर शादीशुदा होने का कलंक लगाती? मैंने जो किया सो किया, और तूने तो इसकी जिंदगी बर्बाद करने का पूरा फैसला कर लिया था। वह तो शुक्र है भगवान का कि वक्त रहते मुकुल वहां पहुंच गया और उसने दिव्या को बचा लिया, वरना न जाने इस बच्ची के साथ क्या होता। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस घिनौने इंसान को मेरे सामने से। दिव्या ने जब अपने पति की सच्चाई सुनी उसके मुंह से तो वह तो अपना सब कुछ ही खो बैठी और बेसुध होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसे किस गलती की सजा मिली है। अब तक जिन ख्वाबों की दुनिया में वह जी रही थी, एक पल में उसकी वह दुनिया टूटकर बिखर गई थी। दिव्या किसी पुतले की तरह बैठी बैठी वहीं रोती रही और विराट को पुलिस पकड़कर ले गई। दिव्या की सास ने दिव्या से माफी मांगी। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना घटिया हो सकता है। उसने इतना गलत किया तेरे साथ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। आखिर मेरा बेटा इतना घटिया कैसे हो सकता है? मेरे बेटे ने तेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं उसके लिए हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगती हूँ। इतना कहकर जैसे ही दिव्या की सास उसके आगे हाथ जोड़ने लगी, दिव्या ने हाथों को पकड़ लिया और बोली, बस कीजिए माँ जी, क्यों आप मुझे पाप का भागी बना रही हैं? इसमें आपकी भला क्या गलती? जैसे मुझे कुछ नहीं पता था, वैसे ही आपको भी कुछ नहीं पता था, तो आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? यह तो मेरी बदनसीबी है, मेरा ही नसीब खराब है जो आज मैं इन परिस्थितियों में खड़ी हूँ। शायद भगवान ने मेरे नसीब में खुशियाँ लिखी ही नहीं हैं। इसीलिए तो बचपन से लेकर आज तक मैं बस अपनी आने वाली खुशियों को देखकर ही खुश होती रहती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों पल भर में वह खुशियाँ, मेरे सपने, सब कुछ टूटकर बिखर जाता है, सब गायब हो जाता है। दिव्या वहाँ से उठकर घर से बाहर जाने लगी कि दिव्या की सास ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, जिसे इस घर से जाना चाहिए था वह इस घर से कब का जा चुका है। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा। आज से तू ही मेरी बेटी है, तू यहीं रहेगी इसी घर में मेरे साथ। अपना कहकर उन्होंने दिव्या को गले लगा लिया। दिव्या भी इन परिस्थितियों में अपनी सास का साथ पाकर थोड़ा सुकून महसूस कर रही थी। दिव्या की सास ने उसे उसके कमरे तक छोड़ा और आराम करने के लिए कहकर चली गई। लेकिन दिव्या, वह तो इस सोच में डूबी हुई थी कि आखिर क्यों उसके साथ ही हमेशा ऐसा होता है? क्यों उसकी खुशियां उसके हाथ से रेत की तरह फिसल जाती हैं? दिव्या की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे कि तभी मुकुल दिव्या के कमरे में आया और दिव्या को चुप कराने लगा। उसने दिव्या के आंसू पोंछने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। दिव्या भी भावुक होकर मुकुल के गले लगकर रोने लगी और बोली, मुकुल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों बचपन से लेकर आज तक जब भी मैं खुशियों की तरफ अपना कदम बढ़ाती हूँ तो मेरी खुशियाँ मुझसे कोसों दूर भागती हैं? क्या मैं इतनी अभागी हूँ? क्या मैं हमेशा ऐसे ही अपनों के प्यार के लिए तरसती रहूंगी?
क्या हमेशा मैं अपनों के अपनेपन से वंचित रहूंगी? क्या यही मेरी नियति है? तब मुकुल ने दिव्या के आंसू पोंछकर दिव्या का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, बिल्कुल नहीं। किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। इसीलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। कोई ना कोई तो भगवान ने ऐसा जरूर ढूंढा होगा तुम्हारे लिए, जो तुम्हें तुमसे भी ज्यादा चाहता हो, और वक्त आने पर वह तुम्हें मिल ही जाएगा। दिव्या को अपने इतना करीब पाकर मुकुल बहुत सुकून महसूस कर रहा था, और वह इस सुकून को जीवन भर के लिए चाहता था। लेकिन दिव्या, उसकी तो जिंदगी ही उजड़ चुकी थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और दिव्या अपनी जिंदगी में एक साधारण इंसान की तरह अपनी जिंदगी बिताने लगी। लेकिन मुस्कुराहट तो उसके होठों से कोसों दूर रहती थी। दिव्या किसी भी बात पर ना हंसती ना मुस्कुराती। उसकी सास को भी उसके प्रति बहुत चिंता महसूस होती थी। एक दिन मुकुल ने जब फिर से दिव्या को रोते हुए देखा, तो दिव्या के हाथों को अपने हाथों में लेकर मुकुल ने दिव्या से अपने मन की बात कह दी। दिव्या, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि अभी तक आपके पति जिंदा हैं, पर मैं यह भी जानता हूँ कि आपके पति के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से आपको मैंने देखा है, तब से मैं अपना दिल हार बैठा, लेकिन हमेशा ही खुद को समझाता रहा, यह सोचकर कि आप मेरे भाई की पत्नी हैं, मेरी भाभी हैं। मुझे आपके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अब तो परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं आपको जीवन भर के लिए अपना साथी बनाना चाहता हूँ। दिव्या के मन में खुशी, चिंता, प्रश्न एक साथ अनेकों भाव आने लगे और वह बिना कुछ कहे ही वहां से चली गई। पर दिव्या और मुकुल की यह बातें दिव्या की सास ने सुन ली थीं। दिव्या की सास ने दिव्या को समझाया और विराट से दिव्या का तलाक करवा दिया और मुकुल से दिव्या की शादी करा दी। शादी के बाद मुकुल ने दिव्या को दुनिया की सारी खुशियां दी और दिव्या भी बेहद प्यार करने वाला पति पाकर बहुत खुश थी। आखिरकार उसकी जिंदगी अब ऐसी थी जैसी वह हमेशा से चाहती थी। प्यार करने वाला एक पति, परवाह करने वाली एक सास। अब उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। आखिरकार मुकुल का सच्चा प्यार जीत गया और दिव्या की जिंदगी में फिर से खुशियां आ गईं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगली कहानी आप किस टॉपिक से रिलेटेड चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं।